हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का ये तीसरा वीडियो है। इसमें इससे पहले मैंने दो वीडियो 8 क्लास के साइंस का करवाया है। उसमें 6 चैप्टर तक जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब जो है उसके आगे का चैप्टर मैं करवाऊंगा। 7th चैप्टर जो है और 7th 8th चैप्टर जो है 9 10 तक जो है इसमें करवा दूंगा मैं आप लोगों को। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मैं इसको समझा भी दूंगा। जो भी इसमें भी कुछ MCQ फॉर्मेट में दिया गया है, लेकिन जो है लाइन बाय लाइन जो है आपको जो भी इससे क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी से इसमें शामिल है, और जो है उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि कोई भी चीज़ जो है आपको नहीं छूटे। तो इससे पहले मैंने एनसीईआरटी सीरीज में ही 6th और 7th क्लास की जो है हिस्ट्री और साइंस की एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी है, और 8th क्लास की जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री और साइंस की चल रही है। तो आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की या 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा 68 में काफ़ी क्वेश्चन जो है से एनसीईआरटी वगैरह से डीपली पूछा गया है, हिस्ट्री में भी और साइंस में भी। तो आपको मैं यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स करा रहा हूँ एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी से जो है आपको साइंस और हिस्ट्री जो है कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद जो है पॉलिटी और ज्योग्राफी शुरू होगा। फिर जो है से सप्लीमेंट्री बुक भी साथ साथ चल रहा है। तो सप्लीमेंट्री बुक में मैंने जो है सबसे पहले जो है घटना चक्र का जो है दृष्टि जो आता है, चित्रात्मक प्रस्तुत होता है, उससे जो है मैंने इतिहास करवाया आप लोगों को। आप जाइए देखिए, 7 घंटे का लेक्चर है वो। और उस 7 घंटे में अगर आप देख लेते हैं तो आपकी जो है इतिहास की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छे से जो है उसमें दिया हुआ है उस किताब में, और उसको जो है मैंने एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और उसी तरह जो है से मैं भूगोल का, ज्योग्राफी का भी वीडियो लाने जा रहा हूँ, वो घटना चक्र से ही। तो वो दोनों कंप्लीट करने के बाद और उसके बाद पॉलिटी भी करवा दूंगा आप लोगों का। तो ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर अन्य सप्लीमेंट्री बुक जो है स्पेक्ट्रम वगैरह जो है, और खुद से भी जो है मैं आप लोगों को उसको जो है से हिस्ट्री और साइंस जो है वो मैं आपको करा दूंगा, ताकि कहीं से भी आप मेंस में भी आराम से क्वेश्चन लिख सके। तो शुरू करेंगे दोस्तों। तो जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से है, ISPCS होम। और आपको जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और PDF जो है डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सोशल मीडिया वगैरह पे शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके यहाँ से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते, पहला जो चैप्टर है 7वां चैप्टर, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो उसके बारे में, इसके प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के बारे में है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो वनोन्मूलन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो डिफॉरेस्टेशन जो होता है उसके उससे पूछा गया है कि इससे क्या इफेक्ट पड़ता है और जो है इससे क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखते हैं तो स्टेटमेंट इसमें क्या क्या है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा सही नहीं है, डिफॉरेस्टेशन से क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि होती है, तो ये कथन सही है। पृथ्वी पर जो है डिफोरेस्टेशन की वजह से जो है तापमान की वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से तापमान की वृद्धि होती है। कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी का, अगर कुछ नहीं किया गया। अगर 1.5 डिग्री बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, और देखिए ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगेगा, और जो समुद्री तट के इलाके वगैरह हैं वो डूब भी जाएगा। भौम जल स्तर नीचे चला जाता है, तो ये भी सही है। ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा। और आपने देखा होगा शहरों वगैरह में खास करके कि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा खुदाई करनी पड़ती है, समरसेबल वगैरह भी लगाना पड़ता है। गर्मियों के दिन में खास करके जो है बहुत नीचे पानी चला जाता है, नल से पानी भी नहीं आता है, चापाकल वगैरह से। मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं, तो ये कथन गलत है। मृदा का गुण जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, और इसका जो है फर्टिलाइजेशन वगैरह जो है उसकी क्षमता जो है तो वो खत्म हो जाती है मृदा से। तो ये जो है और जो है मृदा जो है सॉइल इरोजन वगैरह होता है डिफोरेस्टेशन के कारण, तो ये कथन वो गलत है। मृदा की जल धारण क्षमता घटती है, तो ये सही है कि मृदा की जो है जल धारण क्षमता जो है वो घट जाती है, वो जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जो सॉइल जो है आपको वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ज़्यादा, अगर डिफॉरेस्टेशन इसी तरह से होता रहता है। इसमें सही जो नहीं है वो है आपको ऑप्शन सी, कि मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जात फ्लोरा और प्राणी जात फौना कहलाते हैं, तो सही है ये कथन। कि कहीं जो वस्तु पाया जाता है, मतलब कि पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं और जीव जंतु जो पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र में किसी किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र का वो फ्लोरा और फौना कहलाते हैं। पौधे, दूसरा कथन है कि पौधे और जंतुओं का वह
कि वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से एक्सक्लूसिवली पाई जाती है उसे उस क्षेत्र विशेष की स्थानिक प्रजाति एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। तो ये भी सही है कि जिस विशेष रूप से उसी क्षेत्र में पाई जाती है वो जंतु और या पौधे जो भी हो, तो उस क्षेत्र का जो है एक्सक्लूसिवली जो है वहीं पाया जाता है, तो उसको जो है एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। तो ये कथन भी सही है कि इसको एंडेमिक, उस क्षेत्र का एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तीसरा क्वेश्चन है कि वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो कहा गया है कि यहाँ पे जो है से जो भी फ्लोरा और फौना है तो उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है से क्षेत्र को जो है से प्रोटेक्टेड एरियाज है, तो उनके बारे में दिया गया है कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो क्या कहलाता है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अभयारण्य तो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो क्या है, वह क्षेत्र जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। तो ये कथन जो है वो सही है कि अभयारण्य उसी को कहते हैं कि जहां कोई भी जंतुओं को जो मारना या पकड़ना जो है, उनका शिकार करना जो है पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। तो ये कथन सही है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है वो क्या है, तो वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी कथन सही है कि वन्य जीवों के लिए जो है ऐसा आरक्षित प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां वो आराम से जो है स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और जो है से वो वहाँ के जो है से संसाधन का जो है, वहाँ के रिसोर्सेज का जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये कथन भी सही है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो है दिया गया है कि क्या सही है। देखते हैं कि वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों की पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। तो ये कथन सही है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व यही होता है कि पौधे, जंतु, संसाधन, वो जहाँ पे वो भी जो भी संसाधन वहाँ पे पाया जाता है और जो आदिवासी लोग रहते हैं उनका जो पारंपरिक ढंग से जो है वो चला आ रहा, जीवन यापन जो चला आ रहा है उन लोगों का, जिस तरह से वो रह रहे हैं, तो उनकी जो कल्चर है, संस्कृति है, तो उसका जो है संरक्षण के बारे में जो है उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कि तीनों कथन इसमें जो है वो सही है। देखते हैं नेक्स्ट कि पंचवटी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पंचवटी जैव मंडल के बारे में दिया गया है कि उसके बारे में देखिए, पंचवटी जो बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसके बारे में कि क्या सही है, तो मध्य प्रदेश के एरिया में आता है, तो उसके बारे में दिया गया है। तो देखते हैं, इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। तो ये कथन जो है वो आधा सही और आधा गलत है। तो इसलिए जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है पेंच नाम वन्य जीव पंचमढ़ी में नहीं आता है, बल्कि इसमें जो है सतपुड़ा जो है आपको राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है इसमें आता है, पंचमढ़ी के अंतर्गत, बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। और इसमें 2 वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कौन को बोरी और पंचमढ़ी नामक जो है 2 वन्य जीव अभयारण्य इसमें आते हैं। तो लेकिन जो है सिर्फ पेंच नहीं बल्कि सतपुड़ा आता है। बाइसन, भारतीय विशाल गिलहरी, इंडियन जायंट स्क्वायरल तथा उड़ने वाली गिलहरी, फ्लाइंग स्क्वायरल इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी एंडेमिक फौना है। तो ये कहा गया है कि इस क्षेत्र का जो है से यहाँ पर जो है एंडेमिक फौना है, यहाँ मतलब कि प्राणी है। तो कौन सा आपको बाइसन जो है वो इंडियन जायंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल जो है इस क्षेत्र में ही एक्सक्लूसिवली पाई जाती है। तो ये कथन जो है वो सही है, पंचमढ़ी में पाई जाती है। इस क्षेत्र में से चट्टानों में आवास और शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियां के प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से जो है प्राग ऐतिहासिक जो चित्रकला है, पेंटिंग है गुफाओं वगैरह में और पत्थरों वगैरह पे इस क्षेत्र में मिला है। तो ये कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन 3 भी इसमें सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है, कौन सा कथन सही है, तो सही जो है वो है 2 और 3, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो रेड डेटा बुक जो है जिसमें जो है से आप IUCN की रेड लिस्ट आती है, तो उसके बारे में दिया गया है, यह वह पुस्तक है जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पेसीज, एंडेमिक स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये जो है वो सही नहीं है, इसमें एंडेमिक स्पेसीज का रिपोर्ट जो है नहीं रखा जाता है।
इसमें एंडेमिक स्पीसीज के बारे में नहीं होता है। यह वो पुस्तक है जिसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये भी कथन सही नहीं है। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व का रिकॉर्ड के बारे में ऐसा कोई बात नहीं होता है, उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों थ्रेटेंड स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो यह सही है। ये इसमें जो है से आपको सभी जो है से प्रजातियों संकटग्रस्त थ्रेटेंड स्पेसीज, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, इन सारे स्पेसीज का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये कथन जो है वो सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 3 जो है इसमें सही है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो इकोसिस्टम का जो है इसमें कौन हिस्सा है, तो सभी पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे जो है इकोसिस्टम का जो है परितंत्र का हिस्सा है। सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, तो ये भी है कि प्राणी जो भी जंतु है और सूक्ष्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। अजैव घटक, तो अजैव घटक भी जो है इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो मतलब तीनों जो है इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। के बाद नेक्स्ट है कोशिका संरचना एवं का प्रकार। तो सेल्स के बारे में दिया गया है, तो हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में क्या जो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सेल के बारे में दिया गया है स्टेटमेंट, देखते हैं क्या है। यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है, तो ये कथन सही है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है सेल को कहा जाता है। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, ऑर्गेनिज्म का जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल ही होता है, तो कोशिका होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, तो ये भी कथन सही है कि कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, और कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज जो है सर्वप्रथम, केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। सबसे छोटी सेल थ्योरी किसने दिया था, तो शेल्डन एंड स्वान जो है उसने सेल थ्योरी दिया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, तो ये भी कथन जो है वो सही है कि सबसे छोटी कोशिका जो है वो आपको जो है बैक्टीरिया जो होता है माइकोप्लाज्म वो होता है, और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो आपको जो है शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सिंगल सेल होता है, और वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो होता है आपको ओवम जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, और जो है सबसे छोटा जो होता है वो स्पर्म होता है, और जो है सबसे लंबी कोशिका जो होती है मानव में, ह्यूमन में, वो न्यूरॉन होता है। इसमें तीनों कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो दिया गया स्टेटमेंट है, देखते हैं। अमीबा, पैरामेसियम, मुर्गी का अंडा, श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब WBC व्हाइट ब्लड सेल, उपयुक्त में से कौन एक कोशिक यूनिसेल्युलर संरचना का उदाहरण है। तो इसमें जो है यूनिसेल्युलर पूछ रहा है कौन है, एक कोशिका कौन है, तो वो है अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामेसियम भी एक कोशिकीय जीव है, मुर्गी का अंडा भी जो है यूनिसेल्युलर ही होता है, और WBC भी जो है वो एक यूनिसेल्युलर ये है संरचना है। तो इसमें चारों जो है वो यूनिसेल्युलर है, तो ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों जो है यूनिसेल्युलर ये इसमें संरचना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका में जो पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, सेल में कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म और केंद्रक न्यूक्लियस है। तो सेल होता है, तो आपने देखा होगा सेल का जो स्ट्रक्चर है, ऐसे अगर मान लीजिए तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये जो है से भरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म होता है, आपको जो है यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे करके सेल मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ये, और उसके बाद जो है से आपको जो है से यहीं पर जो है से माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो इस तरह से जो है ये पाया जाता है, सेल में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, तो उसके बारे में दिया गया है, तो देखते हैं। तो कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम सराउंडिंग मीडियम से अलग करती है, तो ये सही है कि कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ये। किसी द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाए जाने वाले एक जेली जैसा पदार्थ है। तो कोशिका द्रव्य कैसा है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, तो वो आपको कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन और जो है से न्यूक्लियस के बीच पाए जाने वाला जो है एक जेली तरह का पदार्थ होता है। वो जो है इसलिए होता है कि वो सबको जो है एक तरह से बैलेंस करके रखता है कि कहीं इधर उधर न हो, जो भी ऑर्गेनिज्म उस पर प्रेजेंट, जो भी जो है आपको जो है पार्ट्स प्रेजेंट होता है, जैसे सब एक दूसरे से
एक जगह जो है से वो बेस होता है, एक जगह अटैच होता है, कहीं इधर उधर नहीं होता है। ये कोशिका झिल्ली का काम, ये कोशिका द्रव्य का काम यही है। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं। तो क्रोमोसोम जो होता है उस वो जो है केंद्रक में उपस्थित होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो ये भी कथन जो है वो सही है कि क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है। तीनों कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, संगठक अथवा कोशिकांग जो है क्या क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम में। तो ये सब जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो तरह का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें जो है से आपको जो है से ये जो है बहुत सारी चीजें उपस्थित नहीं होती है, जो कोशिका झिल्ली वगैरह के अंदर ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है वो सिस्टमेटिक वे में उपस्थित नहीं होती है उसको जो है, और यूकैरियोटिक में जो है सब कुछ उपस्थित होता है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो इसमें जो है से आपको केंद्र सेल मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती है कोशिका जो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये कथन सही है। विषाणु और नीरे हरे शैवाल इसके उदाहरण है। तो ये कथन गलत है। विषाणु नहीं बल्कि ये जीवाणु बैक्टीरिया और नीरे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसके एग्जाम्पल है। विषाणु ना तो प्रोकैरियोटिक होता है ना यूकैरियोटिक होता है। तो ये जो है इसका ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक जो है वो सही है, मानव वगैरह जो है वो यूकैरियोटिक सेल में आता है। नेक्स्ट है कि पादप और जंतु कोशिकाएं प्लांट और एनिमल सेल के बारे में दिया गया है, एक दूसरे से भिन्नता रखती है। तो दोनों में डिफरेंस है। इस भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो है डिफरेंसेस है, और क्या क्या डिफरेंसेस है तो देखते हैं उसके इसमें। तो जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है। तो कहा गया है कि जो एनिमल सेल है उसमें जो है सेल वॉल होता है। तो ये कथन जो है वो गलत है। सेल वॉल जो है वो आपको पादप कोशिका में मिलेगा, प्लांट सेल में जो है सेल वॉल मिलेगा, कोशिका भित्ति पाई जाता है प्लांट सेल में, न कि एनिमल सेल में। तो ये कथन गलत है। प्लास्टिड्स नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तो ये कथन सही है कि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और इसमें जो है एक हरे रंग का जो है ये होता है जो पार्ट होता है, उसको हम लोग जो है क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और वही में जो है क्लोरोफिल जो है उसी में प्रेजेंट होता है, तो जो हरा रंग प्रदान करता है पत्तियों को। तो ये कथन सही है। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तियाएं होती हैं, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। तो ये कथन भी सही है कि जो एनिमल सेल होता है उसमें छोटी छोटी जो है वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जबकि प्लांट सेल में जो है से बड़ा सा जो है एक ही बड़ा सा जो है वो वैक्यूल होता है, क्योंकि प्लांट को जो है एनिमल को जो है से प्लांट की अपेक्षा कम ज़रूरत पड़ती है पानी की, और लेकिन एनिमल को है प्लांट को जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है वाटर की। तो इस वजह से जो है इसमें एक बहुत बड़ा जो है बड़ा सा जो है से ये होता है वैक्यूल होता है। तो 2 और 3 जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन केवल 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट है, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है। तो जो है ये मैसेंजर जो है का काम कौन करता है, कौन जो है से मैसेज पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो वो जो करता है वो करता है लंबी शाखान्वित तांत्रिक कोशिकाएं, लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल जो है मैसेज पहुंचाने का काम करता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जंतुओं में जनन। तो देखते हैं जनन जो है रिप्रोडक्शन जो है जंतुओं में वो किस तरह से होता है एनिमल्स में, तो उसके बारे में दिया गया है। तो पहला है इनविट्रो निषेचन, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में दिया गया है, देखते हैं। इस तकनीक से निषेचन होने पर युग्मनज जाइगोट को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो ये कथन सही है कि इसमें जो है आपको जो है से जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है, स्पर्म और ओवम को जो है से बाहर जो है उसको निषेचन के फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और उसके बाद जो जाइगोट जब फॉर्म हो जाता है तो 1 सप्ताह बाद जो है उसको यूटेरस में रखा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट है, इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को प्रथनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं क्योंकि शिशु का विकास प्रथनली में होता है। तो ये कथन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। पर टेस्ट ट्यूब में जो है इसका विकास नहीं होता, बल्कि जैसे नॉर्मल जो है से लोग पैदा होते हैं वैसे ही होता है। जैसे एक बच्चा जो है माँ के पेट में, उसी तरह से वो भी माँ के पेट में ही वो जन्म पलता पड़ता है और उसके बाद जन्म लेता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट जो है फॉर्म होता है और उसके बाद जो है से आपको उसको जो है जाइगोट को यूटेरस में रख दिया जाता है और जो है उसके बाद जो है से वो जो है आपको इम्ब्रियो का जो फॉर्म लेता है। तो जाइगोट जो है धीरे धीरे आपको टिश्यू के फॉर्म में ले लेती है और उसके बाद अंग बन जाता है। तो वही जो है आखिरी में उसके बाद इम्ब्रियो बनता है। तो इम्ब्रियो जो है आपको जो है से वो जो है से पूरा अंग जो है इम्ब्रियो में जो है पूरा अंग जो है उसके बाद इम्ब्रियो से जो है आपको बन जाएगा फोएटस। फोएटस जो है रूप ले लेता है फोएटस का। तो फोएटस के जब रूप लेता है वो जाइगोट जो है आखिरी में, तो उसमें जो है पूरा अंग जो है जितने ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाता है। तो जब डेवलप हो जाता है उसके बाद जो है वो 9 महीने जो भी काल होता है उसके बाद वो जन्म लेता है बच्चा। तो सबसे पहले जाइगोट फॉर्म होता है, उसके बाद इम्ब्रियो फॉर्म होता है और उसके बाद जो है फोएटस फॉर्म होता है। दूसरा, जनन का पहला चरण निषेचन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में दिया गया स्टेटमेंट देखते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। तो पहला कथन है कि शुक्राणु और अंडाणु का जो शयन है, मतलब कि जो स्पर्म है और जो ओविडक्ट है, ओवम जो है उसका जो है आपको संलयन जब मिलता है, फ्यूजन जो है उसको कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये कथन सही है। सभी अंड प्रजक ओविपेरस जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। तो ये कथन गलत है कि सभी के शरीर में जो है ओविपेरस जो होता है, जो अंडे देने वाली जंतु होता है, विविपेरस जो होता है जो डायरेक्ट बच्चा देती है उसको विविपेरस कहते हैं। तो अंडे देने वाले जो जंतु हैं उनके शरीर के बाहर जो है निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसा नहीं, सभी के इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ के में होता है और कुछ में जो है अंदर भी होता है। तो केवल एक जो है इसमें सही है। नेक्स्ट है कि सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जन्म और विकास के बारे में दिया गया है। तो पहला है मुकुलन बडिंग अमीबा की जनन प्रक्रिया है। तो नहीं, अमीबा की जनन प्रक्रिया जो है बडिंग नहीं बल्कि बाइनरी फ्यूजन है, द्विखंडन है। उसके बाद नेक्स्ट है विखंडन बाइनरी फ्यूजन हाइड्रा की जनन प्रक्रिया है। तो ये भी कथन गलत है। हाइड्रा की जो जनन प्रक्रिया है वो बडिंग है, मुकुलन है। कायांतरण मेटामॉर्फोसिस लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना है। तो ये कथन सही है कि लार्वा जो है से उसमें परिवर्तन होता है, चेंज होता है और वो जो है एक जंतु में बदल जाता है, उसको मेटामॉर्फोसिस ही कहते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है। तो पूछा गया इसमें कौन सही सुमेलित है, तो केवल सी जो है इसमें सही सुमेलित है, केवल 3। नेक्स्ट है कि क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्लोनिंग के बारे में जो है से देखना है, तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखते हैं। तो यह किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तो ये कथन सही है कि किसी कोशिक सेल को या उसके जो भाग को, पार्ट्स को या पूरे जो है से ऑर्गेनिज्म को ही जो डेवलप करने का आर्टिफिशियल टेक्निक है उसको जो है हम लोग कहते हैं क्लोनिंग कहते हैं। सर्वप्रथम सफलतापूर्व उत्पन्न क्लोन डॉली नामक एक मादा भेड़ थी। तो ये भी कथन सही है कि सबसे पहले जो है डॉली जो है इयॉन विल्मट करके जो है एक साइंटिस्ट थे स्कॉटलैंड में, उन्होंने जो है सबसे पहले क्लोनिंग की थी और उन्होंने डॉली नामक जो है एक मादा भेड़ जो है उसका जन्म हुआ था। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ शिप, फिन डॉर्सेट शिप की क्लोन थी। तो ये भी सही है कि ये डॉली जो है एक फिन डॉर्सेट शिप की जो है वो क्लोन थी। इसका जो है से फिन डॉर्सेट नामक जो मादा भेड़ थी उसके जो है से स्तन ग्रंथियों से जो है एक कोशिका ली गई थी और उसको जो है एक भेड़ जो है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव जो है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में जो है डाला गया था, लेकिन जो है उसमें सारे लक्षण जो थे वो थे फिन डॉर्सेट शिप की। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपको किशोर अवस्था की ओर। तो उसकी 10वां चैप्टर है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि तो पहला है लैंगिक हार्मोन, सेक्स हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित की जाती हैं। इनके संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कहा गया है कि सेक्स हार्मोन जो है सो वो इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा जो है सिक्रेट्स किया जाता है। तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड भी इसको कहते हैं। तो इसके बारे में जो है कहा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, देखते हैं। एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है, तो ये सही है, ये सब सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लिए उत्तरदायी है। तो ये सही है कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है वो ह्यूमन बींग्स में जो है सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी है। एस्ट्रोजन नर हार्मोन है जबकि टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन है, तो ये कथन गलत है। एस्ट्रोजन जो है वो मादा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर हार्मोन है, मतलब मेल हार्मोन है। इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये सही है कि इस हार्मोन का जो है उत्पादन का नियंत्रण जो है, प्रोडक्शन जो है, उसका कंट्रोल जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, वो जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो करता है। तो ये दोनों कथन जो है, ये 1 और 3 जो है इसमें सही है, और 2 जो है वो गलत है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि हाई पिच वगैरह जो है लड़कियों में, ये उसके बाद जो है मूछ दाढ़ी वगैरह लड़कों में, ये सब जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है। तो 1 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। सूची एक ग्रंथि दी गई है, ग्लैंड्स दिया गया है, और स्रावित हार्मोन कौन ग्लैंड जो है कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो देखते हैं। थायराइड, तो थायराइड जो है थायरोक्सिन जो है हार्मोन सीक्रेट करता है, और गोइटर वगैरह के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अग्नाशय, तो आपको जो है अग्नाशय कौन सा ये करता है, तो जो पैंक्रियाज होता है तो वो करता है इंसुलिन। ये जो है आपको डायबिटीज वगैरह जो है शुगर वगैरह को कंट्रोल करता है। अधिवृक्क एड्रीनलिन जो है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो वो करता है एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। इसको जो है फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं, इसको जो एड्रेनलिन को जो है। और उसके बाद पीयूष, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा, तो वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो है ये सीक्रेट करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो न्यूट्रिशन के बारे में दिया गया है कि मानव शरीर में जो है न्यूट्रिशन के बारे में विचार करना है। तो दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, तो ये कथन सही है कि दूध जो है वो अपने आप में एक संतुलित भोजन है। एक तो उसमें जो है लगभग जो है न्यूट्रिशन जो है किसको कहा जाता है, न्यूट्रिशियस फूड जो है वो कहा जाता है आपको जिसमें सारी चीज पाए जाते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन। तो इसको जो है संतुलित भोजन कहते हैं। दूध अपने आप में जो है एक संतुलित भोजन है, तो ये कथन सही है। लौह प्रचुर खाद रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं, तो ये भी कथन सही है कि जो आयरन जो है जिसमें प्रेजेंट होता है वो जो है ब्लड के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड फॉर्मेशन में, तो ये कथन सही है। वसा शरीर की वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है, तो ये कथन गलत है। वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है, स्टार्च जो है वो शरीर के में ऊर्जा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो करता है आपको फैट ही करता है। 9.2 किलो कैलविन जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट, जो है सबसे ज्यादा करता है 1 ग्राम फैट, और उसके बाद जो है स्टार्च करता है। और प्रोटीन जो है वो आपको वृद्धि के लिए आवश्यक है, बॉडी बिल्डिंग के लिए आवश्यक प्रोटीन है। तो ये कथन जो है वो गलत है, तो इसमें सही जो है वो केवल 1 और 2 जो है वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखते हैं क्या सा है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे जिससे मादा शिशु विकसित होगी। तो आप 23 क्रोमोजोम टोटल होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, मतलब 46 होता है। इसमें जो है एक जो है सेक्स क्रोमोजोम होता है, और 1 जो है सेक्स क्रोमोजोम होता है, और सेक्स क्रोमोजोम जो है मेल में होता है वो होता है XY, और फीमेल में जो होता है वो XX होता है। तो ये कथन जो है वो सही है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, तो जब X क्रोमोजोम जो है मेल का जो है से फीमेल के X को जो है से फर्टिलाइज करेगा, तो उससे जो है से कौन सा जो है उससे जो है फीमेल वो जो है से फीमेल जो है से फॉर्म होगी। तो ये कथन सही है। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होता है, तो ये सही है कि गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है Y जो है मेल का Y और फीमेल का X मिलेगा तो बॉय फॉर्म होगा, तो ये कथन भी सही है।
पुरुषों में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। तो ये भी सही है कि पुरुष में जो है एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र रहता है जिसे एक्स और वाई कहते हैं, और महिला में जो है सिर्फ एक्स और एक्स होता है। शिशु के लिंग निर्धारण में पूर्णतः पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी हैं, जिसमें महिलाओं के गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये भी सही है कि इसमें जो है से पुरुष का ही गुणसूत्र जो है उत्तरदायी होता है, क्योंकि पुरुष में पाया जाता है दो तरह का क्रोमोसोम, अगर वाई जाएगा तो बॉय होगा और एक्स जाएगा तो गर्ल होगी। तो इसलिए जो है से इसमें महिला की कोई भूमिका नहीं होती है सेक्स निर्धारण में जो है। तो और ये बहुत सारा जो है से कि ये जो है से एक अंधविश्वास भी बना हुआ है कि महिला की वजह से जो है से बेटा पैदा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो इस वजह से बहुत सारी जो है समाज में बुराइयां भी हैं। तो आप लोग जानिए कि महिला का कोई रोल नहीं है इसमें बच्चे को पैदा करने में, कि बच्चा जो है से ये मतलब बॉय होगा कि गर्ल होगा, इसमें महिला का कोई रोल नहीं है। तो ये कथन भी सही है। तो इसमें जो है सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्स एक खतरनाक एवं संक्रामक बीमारी है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, और ये जो है से बहुत ही खतरनाक, डेंजर और जो है से कम्युनिकेबल डिजीज है। तो उसके बारे में दिया गया स्टेटमेंट है, देखते हैं। यह बीमारी एक खतरनाक जीवाणु के द्वारा फैलती है। तो ये कथन गलत है। ये जो है एक विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलती है, HIV वायरस के द्वारा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है इसके द्वारा जो है ये बीमारी फैलती है। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी फैल सकता है। तो ये सही है कि सिरिंज के द्वारा भी ये फैल सकता है। अगर जो कोई पीड़ित व्यक्ति है, पेशेंट है एड्स का, और उसका उस सिरिंज को दूसरे को इस्तेमाल में कर दिया जाए तो उससे जो है उस व्यक्ति को एड्स हो सकता है। पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी यह फैल सकता है। तो आप जो है जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको एड्स है और उसके साथ जो है आप जो है लैंगिक संपर्क स्थापित करते हैं, अगर आप उसके साथ सेक्स करते हैं तो आपको जो है ये बीमारी हो सकती है। एड्स उससे आपको फैल सकता है। पीड़ित माँ के दूध के सेवन से उसके शिशु में नहीं फैलता है। ये कथन गलत है कि दूध के सेवन से भी जो है बच्चा को जो है ये बीमारी फैल सकता है। तो ये चौथा कथन गलत है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य जो है केवल 1 और 4 जो है सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो दोस्तों ये जो है चैप्टर नंबर 10 तक जो है मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब जो है आगे के जो है चैप्टर फिर दूसरे लेक्चर में होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।